गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये एक ऐसा एक्ट है जिसके आने के बाद भारत की दशा और दिशा दोनों को बदल के रख दिया। हम जानेंगे कि ये एक्ट क्यों लाया गया और इसके पीछे लाने के क्या कारण रहे और इसका मुख्य तौर पर क्या असर रहा। तो देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नॉर्थ कुक द्वारा लाया गया। 18 मई 1773 में हाउस ऑफ कॉमन यानी कि ब्रिटेन की लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया और 19 जून 1773 को हाउस ऑफ लॉर्ड यानी कि राज्यसभा किसकी, ब्रिटेन की, उसके द्वारा इसे पारित कर दिया गया। इस बिल का उद्देश्य क्या था कि कंपनी का जो संविधान है उसके अंदर सुधार करना। इस बिल के माध्यम से 20 वर्षों के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को दक्षिणी पूर्वी एशिया पर व्यापारिक एकाधिकार दे दिया गया। इस बिल के लाने का मुख्य उद्देश्य था भारत में प्रशासनिक सुधार करना, दोषपूर्ण नीतियों पर अंकुश लगाना व संवैधानिक कठिनाइयों को हटाना। संवैधानिक कठिनाइयाँ क्या क्या थी, इसको हम देखते हैं विस्तार से। जब कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के क्षेत्रों पर कब्जा किया और उसे अपना बताना शुरू कर दिया, तो ब्रिटेन की संसद ने मुख्य रूप से कहा कि जो विदेशी भूभाग पर आपका कब्जा है उसे आपका क्षेत्र नहीं माना जाएगा। ये किसका क्षेत्र माना जाएगा? ये ब्रिटिश क्राउन यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य का क्षेत्र माना जाएगा। दूसरे तौर पर द्वैध शासन का जो अधिकार क्षेत्र स्पष्ट नहीं था उसे स्पष्ट रूप से अधिकार क्षेत्र बनाया गया। यानी कि पहले जैसे आप सभी को पता है, प्लासी और बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल और बिहार की जो जमींदारी थी, सूबेदारी थी, किसको दे दी गई थी? जागीरदारी थी, किसको दे दी गई थी? अंग्रेजों को दे दी गई थी। तो अंग्रेज अपना अधिकार चला रहे थे उन्हीं के ऊपर, और उन्हीं के ऊपर जो उनके तब के शासक थे वो भी अपना अधिकार चला रहे थे। तो इससे क्या बोला गया? द्वैध शासन, यानी कि दो ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से शासन चल रहा है, एक देशी और एक विदेशी। तो उसमें अधिकार क्षेत्र स्पष्ट नहीं थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ये अधिकार दिए गए कि आप राजस्व और सैन्य जो कार्यवाही हैं उनसे जुड़े अधिकार आपके पास रहेंगे। बाकी जो स्थानीय शासन का अधिकार रहेगा किन के पास रहेगा? जो वहाँ के जो तात्कालिक जो शासक हैं उनका बना रहेगा। दीवानी कानूनों की समीक्षा की गई। इसका मतलब है कि जो मुकदमे अंग्रेजों पर चलाए जाते थे वो किसके द्वारा सुनाए, उनके फैसले किसके द्वारा सुनाए जाएंगे? जो अंग्रेजी जज हैं उनके द्वारा सुनाए जाएंगे। जबकि जो अंग्रेजी जज हैं वो भारतीय के फैसले सुना भी सकते हैं, लेकिन किसी भी जो अंग्रेजी केस की सुनवाई भारतीय द्वारा किसी भी हालत में नहीं की जा सकती। 1770 ईस्वी में आए बंगाल का अकाल भी, इस पर भी संवैधानिक कठिनाई जो उत्पन्न हुई थी उसके ऊपर विचार किया गया। 1770 ईस्वी में बंगाल में एक भयानक अकाल पड़ा जिसके अंदर 3 करोड़ से अधिक लोग मारे गए। तो उसमें जो शासक थे वहाँ के, उन्होंने आरोप लगाया कि हम लोगों की सेवा करना चाहते थे, हम लोगों तक अनाज पहुँचाना चाहते थे, लेकिन किसने बीच में रोक लगा दिया? अंग्रेज़ों ने। और अंग्रेज़ों का भी यही कहना था कि हम भी आपकी जो अनाज आपूर्ति करना चाहते थे, लेकिन किसके सैनिकों ने दखल दिया? जो वहाँ के शासक थे उनके सैनिकों ने। तो आपस में असंतुलन होने के कारण, मतलब उनके बीच में व्यवस्था तालमेल न होने के कारण दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे, बीच में पिस्ती को नहीं जमता। तो उनकी दशा पर भी इसमें चर्चा की गई। उसके बाद हम देखते हैं जो कंपनी पर जो ब्रिटिश अर्थव्यवस्था की निर्भरता थी, यानी कि जो ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था थी अब पूरी तरीके से
कंपनी के मुनाफे पर ही चल रही थी, तो उसको भी गंभीर रूप से इसमें चर्चा की गई। कंपनी ने ब्रिटेन और उसके जो वहाँ के डायरेक्टर्स थे उनको लाभ पहुँचाया। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से कंपनी पर निर्भर हो गई, लेकिन कंपनी लगातार दिवालियेपन की ओर जाती जा रही थी। उसका सबसे बड़ा कारण क्या था? भ्रष्टाचार और कंपनी का युद्ध में त्रस्त होना। कंपनी पर 14 लाख पाउंड का कर्ज था। जिन लोगों की कंपनी में हिस्सेदारी थी, उन हिस्सेदार लोगों को जो कंपनी है वो 6 से 10% से बढ़ाकर 12.5% तक लाभांश दे रही थी। यानी कि कंपनी को अगर 100 रुपये बचता है तो उसके जो शेयर धारक हैं उनको 12.5% के हिसाब से ब्याज रुपये दे रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कंपनी लगातार इतना मोटा मुनाफा कमाते हुए भी लगातार घाटे में जा रही थी। इसके लिए 2 समितियां बनाई गई, जिसके अंदर एक थी सेलेक्ट कमेटी, दूसरी थी सीक्रेट कमेटी। जो सेलेक्ट कमेटी थी उसने अपनी 12 रिपोर्ट सौंपी, किसको? ब्रिटेन की संसद को। और सीक्रेट कमेटी ने 6 रिपोर्ट सौंपी। और सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के माध्यम से जो एक निष्कर्ष निकल के आया, उसने बोला कि जो 14 लाख पाउंड है, जो कंपनी का जो पूरा खजाना है, उसको एज ए लोन वापस ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया जाएगा, लेकिन 4% वार्षिक ब्याज पर दिया जाएगा। जो कंपनी ने 12.5% लाभांश दे रही है अपने शेयर होल्डर्स को, उनका लाभांश घटाकर 6% कर दिया गया। दूसरी ओर जो कंपनी जिस क्षेत्र पर अधिकार कर रही है, कंपनी के जो शुद्ध लाभ है उसका 10% हिस्सा एज ए किराया किसको दिया जाएगा? ब्रिटिश क्राउन को, यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य को। तो देख रहे हैं, जमीन भारत की, शोषण भारत का हो रहा, और उसका किराया कौन ले रहा है? अंग्रेज ले रहे हैं। तो इस तरीके से कंपनी ने मुख्य रूप से भारत का दमनकारी शोषण किया। इन सभी कठिनाइयों को देखते हुए रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ निष्कर्ष निकाले गए। इसके हिसाब से सर्वप्रथम बंगाल का गवर्नर को सर्वोपरि माना गया। जो बंगाल का गवर्नर था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बोला गया, यानी कि उसका नया पद सृजन कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक परिषद का निर्माण कर दिया गया, जिसकी वैधता 5 वर्ष तक थी। इसके अंदर जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसे सर्वोपरि माना गया और उसका मत निर्णायक माना गया। यानी कि परिषद थी वो केवल सलाह दे सकती थी, मानना न मानना किसके हाथ में था? बंगाल के गवर्नर जनरल के हाथ में। जो कंपनी का नियंत्रक था, यानी कि जो पूरा नियंत्रण था कंपनी का, किसको दे दिया गया? ब्रिटिश सम्राट को दे दिया गया। यानी कि जब वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है भारत में किसी भी ज़मीन पर कब्जा करती तो वो बोलती कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह है, लेकिन अब से क्या होगा? ये ब्रिटिश साम्राज्य की जगह बोला जाएगा। इसमें मुख्य रूप से एक रिपोर्ट मानी गई कि वार्षिक तौर पर ब्रिटेन के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो एक रिपोर्ट पेश करेंगे, जिसके अंदर भारत से हो रहे राजस्व संबंधी प्राप्तियों के बारे में सूचना होगी। दूसरी ओर वह सैन्य व राजनीति की जो भारत की व्यवस्था है उसका निष्कर्ष होगा, और ये किसको दी जाएगी? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को दी जाएगी। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन होता है? प्रधानमंत्री और जो वहाँ के ब्रिटिश क्राउन है उनके बीच की एक कड़ी, तो उनको ये रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। दूसरा इसमें बोला गया, जिस ब्रिटिश व्यक्ति ने कंपनी में 1000 पाउंड से अधिक लागत लगाई है उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल किया जाएगा और उसका कार्यकाल 4 वर्ष के लिए होगा, और प्रति वर्ष 1/4 सदस्य रिटायर होंगे और उनकी जगह पर दूसरे चुने जाएंगे। अच्छा, जो व्यक्ति रिटायर होगा अगले 1 वर्ष तक वो कोई भी चुनाव नहीं लड़ेगा। हालांकि 2 वर्ष बीत जाने के बाद वो चुनाव लड़ने में दोबारा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
दूसरी ओर हम देखते हैं जिसने छोटे छोटे अमाउंट में इन्वेस्टमेंट किया था कंपनी में, जो पूर्व के देशों के व्यापार के लिए, जैसे 3 पाउंड, 6 पाउंड, 10 पाउंड, उनके पास भी अधिकार आए। जो 3 पाउंड जिसने इन्वेस्ट किए हैं वो 2 मत डाल सकता था, जिसने 6 पाउंड इन्वेस्ट किए हैं तो वो 3 मत डाल सकता था, जिसने 10 पाउंड इन्वेस्ट किए हैं वो 4 मत डाल सकता था। यानी कि जिसने 1 पाउंड इन्वेस्ट किया है उसका 1 वोट माना जाएगा, जिसने 3 पाउंड इन्वेस्ट किए उसके 2 वोट माने जाएंगे, जिसने 6 पाउंड इन्वेस्ट किए उसके 3 वोट माना जाएगा, और उसी आधार पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चुनाव होगा। दूसरी बात, इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स दोनों को अलग कर दिया गया। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे वो लंदन में बैठ के कंपनियों की नीतियां बनाते थे, और जो बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स थे वो भारत में बैठकर जो उनके द्वारा जो दी गई नसीहतें हैं उनको लागू करते थे। मैं मानता हूं कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। इसके आगे चलते हैं मुख्य बिंदुओं पर। इसके अंदर अहम बिंदु ये है कि जो भी अब कंपनी में विशेष पदों पर नियुक्ति होती थी वो किसके द्वारा होती थी? ब्रिटेन के सम्राट के द्वारा। और किसकी सिफारिश पर होती थी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यानी कि अगर कोई भी बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर में व्यक्ति लाना है ब्रिटिशर्स को, तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो सिफारिश करता है किसको? वहाँ के सम्राट को। वहाँ का सम्राट उसे बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर की नियुक्ति पत्र दे देता। इसके बाद देखते हैं भारत में कोई भी कानून लाने के लिए एक सहयोगी दल बनाया गया। किस कैसे? गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल, उसकी परिषद। उन्हीं के माध्यम से ही भारत में कोई भी ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा नियम या कानून बनाया जा सकता है। और उसमें कहा गया कि अगर भारतीय गवर्नर जनरल कोई भी कानून बनाता है तो उसकी अनुमति पहले ब्रिटिश संसद से लेना अनिवार्य है। अच्छा, लगातार कंपनी घाटे में जा रही थी, उसका सबसे मुख्य कारण क्या था कि कंपनी के अधिकारी निजी व्यापार करने लगे थे। दूसरा, जो राजा महाराजा थे, जो वहाँ के शासक थे, उनसे उपहार लेने लगे थे और लगातार लूट खसोट कर रहे थे। रिश्वत का बोलबाला था, भ्रष्टाचार था। तो इसीलिए इस बिल के माध्यम से जो भी कंपनी अधिकारी होगा उसके निजी व्यापार पर रोक लगा दिया। कोई भी कंपनी का कर्मचारी किसी भी शासक से उपहार नहीं ले सकता और रिश्वत को पूरी तरीके से बैन कर दिया। और अगर ऐसा कोई मामला पाया जाता है तो दंडित करने का अधिकार किसको दिया? गवर्नर जनरल को उसे दंडित करने का अधिकार दिया। इसके अंदर इस बिल में पूरी तरीके से जो गवर्नर जनरल था उसको निरंकुश बना दिया गया, क्योंकि जो भी कानून बनाने होते कौन बनाता? गवर्नर जनरल बनाता। किसी को भी दंडित करने का अधिकार था किसको था? गवर्नर जनरल को। गवर्नर जनरल को सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र से भी बाहर रखा गया। दूसरी ओर जो गवर्नर जनरल के ऊपर कोई भी सुप्रीम कोर्ट कार्यवाही नहीं कर सकता था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के पास ये एक पावर थी कि वो गवर्नर जनरल के खिलाफ सम्राट को पत्र लिखकर कोई भी अपनी सिफारिश दे सकता था, लेकिन अंतिम फैसला किसका होगा? सम्राट का होगा, क्योंकि जो गवर्नर जनरल की नियुक्ति है किसके माध्यम से हुई है? सम्राट के माध्यम से हुई है। इन्हीं के कार्यकाल में 1774 में कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और इसकी बैठक कहाँ की गई? फोर्ट विलियम में। फोर्ट विलियम से पहले इस जगह का नाम क्या था? सूतानाती। क्या नाम था? सूतानाती। अब इसका नाम क्या रख दिया गया? फोर्ट विलियम। और जो सबसे पहली न्यायाधीश थे कौन थे? एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे। और उनके 3 सहयोगी न्यायाधीश थे, चैम्बर्स और हाइड लिंगेस्टर। कौन कौन थे? चैम्बर्स, लिंगेस्टर और हाइड। इनका क्षेत्राधिकार कहाँ तक फैला हुआ था? बंगाल तक फैला हुआ था। और जो दूसरी जगह बिहार का और उड़ीसा का क्षेत्र था उसके अंदर इन जो न्यायाधीश इन्होंने बोला कि अगर दोनों पक्ष सहमत होते हैं तो ही ब्रिटिश साम्राज्य के अनुसार
इसके अंदर केस फाइल किया जा सकता है। इसके अंदर बिहार और उड़ीसा शामिल थे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट को अच्छा ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको, जो सुप्रीम कोर्ट है वो गवर्नर जनरल के खिलाफ कोई भी सिफारिश कर सकता है। किसको? सम्राट को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट सीधा गवर्नर जनरल पे कार्रवाई करने में असमर्थ है। अच्छा, जो भी दीवानी, सैन्य, फौजदारी, धार्मिक, राजनीतिक मामले थे वो किसके द्वारा सुने जाते थे? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुने जाते थे। लेकिन अगर इसमें गवर्नर जनरल हस्तक्षेप करता है तो आखिरी निर्णय किसका माना जाएगा? गवर्नर जनरल का। और जो गवर्नर जनरल का पद था उसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट था उसका कोई भी अंकुश नहीं था। लेकिन कभी विद्रोह की स्थिति में जो प्रांतीय गवर्नर थे, देखो सबसे प्रमुख कौन था? बंगाल का गवर्नर जनरल। लेकिन मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी में भी गवर्नर नियुक्त थे, उन्हें भी कानून बनाने की शक्ति दी गई, जो कि धारा 9 के हिसाब से थी, जिसमें आपातकाल स्थिति में प्रांतीय गवर्नर अपने हिसाब से अपने राज्य के लिए कानून बना सकते हैं। तो ये मैंने पूरा जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसकी एक एक बात बताई है। इसके अंदर जो कंपनी का क्षेत्राधिकार था उसे कम किया गया, गवर्नर जनरल की पावर को बढ़ा दिया गया, और जो कंपनी थी उसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स की दो अलग कमेटियां बना दी गई। अच्छा, जो ब्रिटिश जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्हें राजस्व संबंधी एवं सैन्य एवं राजनीति संबंधी रिपोर्ट सौंपनी होती थी। किसे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। तो इसकी अहम बातें यही थी। आप को अगर हमारे द्वारा बनाई गई वीडियोस अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ कमेंट करें और आप टॉपिक बताएं, हम उसके ऊपर वीडियो ज़रूर लेके आएंगे। आप कमेंट नहीं कर रहे इसलिए मैं काफ़ी निराश हूँ, इसीलिए मैं रूटीन से बना नहीं पाता वीडियोस। तो आप प्लीज़ कमेंट करें ताकि मेरे को भी एक मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने का। मैं भी एक IAS एस्पिरेंट हूँ और मैंने काफ़ी जो रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें स्टडी की है। हालांकि नाम बताकर मैं उनको प्रमोट नहीं करना चाहता, क्योंकि प्रमोट करने में फिर दिक्कत आती है कि बच्चे जो पढ़ रहे हैं मेरा लेक्चर देखेंगे तो वो सोचेंगे कि हमें भी उनमें जाना चाहिए, हमें उनमें नहीं जाना चाहिए। तो ऐसी कोई दुविधा मैं डालना ही नहीं चाहता सीधे तौर पर। और ये मेरे द्वारा 2-3 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के कंपाइल किए गए नोट्स हैं जिनको मैं आपको फ्रीली अवेलेबल करवा रहा हूँ। तो प्लीज़ सहयोग करें, चैनल को आगे बढ़ाएं। आपका अपना चैनल है और आपका आशीर्वाद बनाए रखें। जो हमारी वीडियो हैं उनको लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको अच्छे से अच्छी जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद एंड स्टे ट्यून्ड विद